आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम NCERT क्लास 9 का साइंस विषय का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम साइंस का चैप्टर नंबर तीसरा, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, इस चैप्टर का पूरा अध्याय का हम समरी बताने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आंसर बन सकता है, उन सारे क्वेश्चन आंसर को हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम कुछ कुछ चीज़ों को चित्र के माध्यम से भी देखेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है? परमाणु क्या है? ठीक है, देखिए परमाणु क्या है, ये चैप्टर का पहला क्वेश्चन है और ये चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो तथा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है, उसे परमाणु कहते हैं। देखिए परमाणु का डेफिनेशन समझने से पहले आप यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर देख लीजिए, जिसमें कि हरा और बैंगनी रंग का कुछ छोटा छोटा बॉल, छोटा छोटा कण आपको नजर आ रहा होगा। देखिए ये जो छोटा छोटा कण है, यही को आप परमाणु मान लीजिए। ठीक है, परमाणु कह लीजिए। अब देखिए इसको हम समझाते हैं कि परमाणु क्या है। किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का बहुत ही छोटा कण है। आप जानते होंगे जो भी पदार्थ है, वो कोई भी पदार्थ हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बस वही छोटे छोटे जो कण होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु। ठीक है, लेकिन परमाणु का और भी विशेषता क्या है, तो ये अविभाज्य होता है। मतलब परमाणु को और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब कि बांटा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, यह है परमाणु का विशेषता। दूसरा विशेषता और क्या है, तो न ही रासायनिक अभिक्रिया में ये निर्मित होते हैं और न ही इनका विनाश होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा तो जितना परमाणु रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले होगा, उतना ही रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी होगा। ठीक है, चलिए अब इसको डिटेल में अब हम अगले क्लास में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर और एक इसका बात समझ लीजिए कि परमाणु की संरचना। देखिए परमाणु की संरचना यानी कि परमाणु कैसा होता है। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, जिसमें बीच में दो कण आपको नजर आ रहा होगा, एक ब्लू एक रेड। ठीक है, तो ये ब्लू यानी कि नीला और लाल। तो ब्लू और जो लाल ये रंग दिख रहा है आपको, ये एक प्रोटॉन है और ये एक न्यूट्रॉन है, जो कि परमाणु के अंदर होता है। और साइड साइड में आपको एक कण नजर आ रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन है। आप इस पिक्चर को देखिए एक बार। ठीक है, देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब परमाणु का खोज हुआ था तो ये बात नहीं बताया गया था कि जो परमाणु है उसके अंदर में भी कुछ है। ठीक है, लेकिन परमाणु के बारे में बहुत ज़्यादा जब खोज हुआ और भी इसके बारे में शोध हुआ, तो बाद में पता चल पाया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण जरूर है, लेकिन इसके अंदर में बहुत छोटा छोटा कण पाया जाता है। वो कण तीन प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप इसके बारे में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में भी इसके बारे में डिटेल हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल दूसरा प्रश्न जाते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण दे। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ना है, नियम को समझना है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम में कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहा है, ठीक है, उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। तो जितना भी अभिकारक है वो सब जोड़ने के बाद जितना द्रव्यमान आएगा, वो द्रव्यमान बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो अभिक्रिया करने के पश्चात जो भी पदार्थ बन रहा है उसके बराबर होगा। यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से हम समझेंगे इस चित्र को, मतलब कि इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है मर्क्यूरिक ऑक्साइड 100 ग्राम। ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये मरकरी और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एरो देन लिखा है मरकरी प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मरकरी 93 ग्राम है और ऑक्सीजन है 7 ग्राम। 93 और 7 कितना होता है, 100 ग्राम। तो जो दोनों जब अभिक्रिया करेगा मरकरी और ऑक्सीजन, मरकरी 93 ग्राम और ऑक्सीजन 7 ग्राम, तो दोनों अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनाएगा वो हमेशा 100 ग्राम होगा। ठीक है, और वो सही में 100 ग्राम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि अभिक्रिया करने से पहले जो भी अभिकारक का द्रव्यमान होगा, वो अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनेगा उसका द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी कि सेम सेम द्रव्यमान होगा। ठीक है,
तो अभी आप पिक्चर के माध्यम से आई होप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए देखते हैं अब हम तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न में क्या है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है, ठीक है। उदाहरण दे। देखिए स्थिर अनुपात यानी कि अनुपात क्या होना चाहिए, हमेशा स्थिर होना चाहिए, यही है स्थिर अनुपात। चलिए इसको आंसर को समझते हैं और अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं, ठीक है। क्या है, किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, अर्थात यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया है। इस नियम को स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। इसे प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है, या दिया। देखिए स्थिर अनुपात के नियम में क्या कहा गया है कि कोई भी जो यौगिक बना हुआ होता है, कोई भी यौगिक, चाहे वह जल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, ठीक है, वो यौगिक जो दो तत्वों से मिलकर बना है या जो दो से ज़्यादा तत्वों से भी मिलकर बना है, फिर भी ठीक है, जो जो तत्व उसमें मिला हुआ है उसका अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम यहाँ पर जल का उदाहरण लेते हैं, पानी का, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जल का उदाहरण लिए हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि दो चीज़ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। और ये जो जल है वो दो कणों से मिलकर बना होता है, एक तो हाइड्रोजन का कण और दूसरा ऑक्सीजन का कण, ठीक है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही चीज़ रहेगा। आप अगर किसी भी स्थान से, समुद्र से, नदी से, तालाब से, नली से, कुआं से, किसी भी स्थान से अगर आप पानी लेंगे तो उसका सूत्र H2O ही होगा, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा बात क्या है, तो इसमें से आपको देखना है द्रव्यमान वाला बात। देखिए इसमें H2O में इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1:8, यानी कि H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन 1 kg अगर होगा या तो फिर 1 ग्राम होगा, तो ऑक्सीजन होगा 8 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, ये दो चीज़ मिल के, ठीक है, जल का निर्माण करता है। आप अगर किसी भी स्थान से जल लेंगे, नदी, तालाब, कुआं इत्यादि, सभी का जल में यही अनुपात मिलेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। ये अनुपात आपका निश्चित रहेगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से उसको ले रहे हो। इसी प्रकार से चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि बना हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे जितने भी जंतु हैं सभी के श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, निकलता है। साथ ही साथ बहुत सारे ईंधनों को जलाने से CO2 गैस निकलता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना होगा कि जहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकले उसमें हमेशा जो द्रव्यमान होगा एक समान होगा ऑक्सीजन का और कार्बन का, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्बन 3 ग्राम है और ऑक्सीजन 8 ग्राम है, तो ये 3:8 के अनुपात में द्रव्यमान के आधार पर मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, ठीक है। इसलिए लिखिए 3 ग्राम कार्बन प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन, एरो देन कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 के अनुपात में है, ठीक है। ये 3:8 के अनुपात में बता रहा है, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम है, ठीक है। आप किसी भी स्थान से कार्बन को लेंगे, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, आपको यही रूपरेखा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं चौथा प्रश्न में, जो कि इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए भी। प्रश्न क्या पूछा है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखें, ठीक है। यहाँ पर हमको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पूछा है, ठीक है। डाल्टन एक वैज्ञानिक है जिनका पूरा नाम जॉन डाल्टन कहा जाता है, ठीक है। और इनका एक परमाणु सिद्धांत है, उसी को लिखना है। तो देखिए इनका परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित है, ठीक है। वो अपना परमाणु सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित बात को कहे हैं। पहला नंबर में क्या है, संसार के सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं, ठीक है। देखिए यह पहला बात यही बताएं कि दुनिया में जितना भी पदार्थ है सारा पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। देखिए दूसरा में यही कहा गया कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण, यानी कि अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, और सूक्ष्मतम मतलब बहुत छोटा कण होता है। साथ ही साथ ये भी कहें कि ये रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होता है और ना ही ये बनता है, ठीक है। सृजित माने निर्मित होता है। तो चलिए और भी नियम है उसको देखते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या लिखा है, किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कोई भी तत्व है, ठीक है, वो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और उस परमाणु, वो जो परमाणु होगा, उस तत्व का जो परमाणु होगा, सभी परमाणुओं का रासायनिक गुणधर्म एक समान होगा। साथ ही साथ सारा जो जितना भी परमाणु है सबका द्रव्यमान एक समान होगा, यही इसमें कहा गया है। अब देखिए चौथा नंबर, चौथा में क्या है, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। देखिए
एक तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है कार्बन। तो दोनों तत्वों का जो परमाणु रहेगा उसका, दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान और परमाणु का रासायनिक गुणधर्म अलग अलग रहेगा, ठीक है, एक समान नहीं रहेगा। चलिए पांचवा और लास्ट में क्या कहा है, किसी भी योग में, ठीक है, किसी भी यौगिक में, सॉरी योग में नहीं, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को सीख लिए, जान गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको छोटा सा इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं कि परमाणु का जो त्रिज्या होता है उसको नैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। देखिए ये कोई परमाणु का कण है, ठीक है, मतलब कि परमाणु है, इसका त्रिज्या ये वाला है, ठीक है। इसको हम लोग किस में मापेंगे, नैनोमीटर में, ठीक है। आपको बताते चले कि नैनोमीटर जो है लंबाई मापने का बहुत ही छोटा इकाई है, ठीक है। नीचे लिखे भी इसका वैल्यू, ठीक है, देखिए यह लिखे हैं 10⁻⁻9 यानी कि 10⁻⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। मतलब 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। और नीचे लिखे 1 मीटर बराबर 10⁻9 मीटर, ठीक है, सॉरी नैनोमीटर। अब देखिए इसका कहने का मतलब है कि 10⁻⁻9 मीटर अगर उतना माइनस में रहेगा तब इतना छोटा है नैनोमीटर, मतलब बहुत ही छोटा है, ठीक है। इस प्रकार से अभी आप 1 नैनोमीटर को आप समझ गए, ठीक है। एक नैनोमीटर बराबर कितना है, 10⁻9 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए अबरी बार क्वेश्चन नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर क्या लिखे हैं कि डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक। देखिए प्राचीन समय में अभी जो हाइड्रोजन को H बोलते हैं, कार्बन को C बोलते हैं, उस प्रकार से नहीं कहा जाता था। प्राचीन समय में तत्वों को दर्शाने के लिए कुछ विशेष प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। तो यही प्रतीक है ये। देखिए हाइड्रोजन को दर्शाने के लिए एक बड़ा सा सर्कल यानी कि गोला, उसके बीच छोटा सा बिंदु। कार्बन के लिए एक गोला, उसके बीच में रंग भरा हुआ। ऑक्सीजन के लिए गोला और बीच में कुछ भी भरा हुआ नहीं। इस प्रकार से पहले तत्वों को दर्शाया जाता था इन्हीं प्रतीकों के द्वारा, जो कि डाल्टन द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलिए और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। इसमें क्या है, आयुपेक, जिसको हम लोग IUPAC भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये तो इसका फुल फॉर्म है। क्लास 10 में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसलिए आपको अभी समझ लेना चाहिए। देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका तो फुल फॉर्म है आयुपेक का। लेकिन आयुपेक है क्या चीज़, चलिए अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। देखिए आयुपेक क्या है, एक वैज्ञानिक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि पूरा भारत नहीं, पूरा जितना भी देश है सभी देश इसी को मानते हैं, आयुपेक को, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जितने भी तत्व खोजे गए हैं या खोजे जाते हैं उनका नाम देना, उनको प्रतीक के रूप में लिखना, उसका परमाणु संख्या डिसाइड करना, सारा चीज का काम आयुपेक संस्था का ही होता है, ठीक है। आयुपेक ही वह संस्था है जो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोली, कैल्शियम को कैल्शियम बोली, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन बोली, ठीक है। यानी कि आयुपेक एक ऐसा संस्था है जो नामाकरण करती है, जो तत्वों के नाम को देती है, उसके बाद उसके प्रतीक को देती है, उसका परमाणु संख्या को डिसाइड करती है, सारा चीज आयुपेक द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट और टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए आयुपेक के द्वारा जारी किया गया निर्देश के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं। क्या लिखा है, किसी तत्व के नाम को पहले बड़े अक्षर से तथा उसमें यदि कोई और अक्षर आए तो उसे छोटे अक्षर से लिखा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि कोई किसी तत्व का नाम हम लिख रहे हैं संकेत के रूप में, ठीक है, सिंबल के रूप में, तो उसमें हमेशा जो फर्स्ट लेटर लिखेंगे उसको बड़ा लिखेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के लिए बड़ा H लिखे हैं, एल्यूमिनियम के लिए A बड़ा लिखे और AL छोटा लिखे हैं। क्यों, क्योंकि अभी आपको हम बताएं कि अगर एक अक्षर आएगा तो एक लेटर आएगा तो बड़ा, ठीक है। और अगर उससे उसके बाद में अगर कोई छोटा मतलब कि दूसरा लेटर आ गया, जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए AL होता है, तो A को लिखना है बड़ा और दूसरा कोई भी आएगा तो उसको लिखना है छोटा। उसी तरह कोबाल्ट में देखिए C बड़ा O छोटा, मैग्नीशियम में M बड़ा G छोटा। देखिए दाहिना साइड गलत गलत लिखे हैं, हाइड्रोजन के लिए छोटा H लिख दिए जो कि गलत है। एल्यूमिनियम के लिए ए तो छोटा लिखे हैं लेकिन एल बड़ा कर दिए हैं, जो भी गलत है, ठीक है। कोबाल्ट को सी बड़ा और ओ बड़ा, ये भी गलत है। मैग्नीशियम को एम बड़ा और जी भी बड़ा, ठीक है, ये भी गलत है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व का सिंबल जब लिखेंगे आधुनिक के अनुसार, ठीक है, नया के अनुसार, तो सबसे पहले जो अगर एक लेटर आ रहा है तो उसको बड़ा लिखना है, और अगर दो लेटर आ रहा है तो पहला वाला को बड़ा कर देना है और दूसरा वाला का छोटा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चलिए परमाणु द्रव्यमान तो आप जानते हैं, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, और इकाई मतलब एक। तो किसी एक परमाणु द्रव्यमान को ही हम लोग एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसका मतलब है किसी एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई हम लोग कह सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान की 1/12वें भाग को मानक द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले बता देते हैं कि कार्बन दो रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग उसका समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जिस तत्व का परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग रहता है उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है, परमाणु समस्थानिक है। ठीक है, दोनों का जो परमाणु संख्या है वो 6 है, लेकिन जो द्रव्यमान है एक का 12 और एक का 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन 12 वाले को लेना है। ठीक है, कहता है कार्बन 12 वाले को लेने के बाद उसका एक जो परमाणु है, ठीक है, कार्बन 12 वाले परमाणु को ले लिए, एक परमाणु को, और एक परमाणु लेने के बाद उसका 12 भाग कर दिया गया। ठीक है, 1/12 मतलब 12 भाग कर देने के बाद एक तराजू लिया गया और तराजू के एक ओर उस 12वें भाग में से एक भाग को चढ़ाया गया और एक तरफ सभी तत्वों को बारी बारी से जांचा गया कि किसका द्रव्यमान कितना है। तो देखा गया कि जब हम लोग 8 को एक छोटा वाला कण को चढ़ाते हैं, कार्बन 12 के छोटे वाले कण को 8 पीस चढ़ाते हैं, तब ये ऑक्सीजन के एक परमाणु के बराबर हो पाता है। इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 8 हुआ है। ठीक है, यही है परमाणु द्रव्यमान इकाई, मतलब एक तत्व का जो परमाणु का द्रव्यमान है उसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये भी लिखा है कि कार्बन पर 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। देखिए, वही जो कार्बन 12 है उसका जो एक परमाणु द्रव्यमान है उसी से सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, अणु क्या है। ठीक है, यानी कि अणु के बारे में हम लोग को पूछा गया है, उदाहरण भी देना है। ठीक है, चलिए इसके डेफिनेशन यानी कि परिभाषा को पढ़ते हैं। परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसी समूह को अणु कहते हैं। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं तथा उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। देखिए यहाँ पर अणु का डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि जो अणु होता है वो दो या दो से ज़्यादा परमाणुओं का समूह होता है। एक परमाणु है और उसके साथ उसी तत्व का या अन्य तत्व का भी अगर परमाणु आपस में आके जुड़ गया तो दो परमाणु हो गया और दोनों परमाणु आपस में जुड़ गया तो उसको हम लोग अणु बोल देंगे। ठीक है, और अणु जो होता है वो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। और क्या लिखे इसमें कि अणु जो होता है वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ठीक है, और यौगिक का सारा गुण को प्रदर्शित भी करता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लिखें, नीचे देखिए क्या लिखे हैं, MgCl2। MgCl2 में क्या है, मैग्नीशियम और क्लोरीन दो चीज़ है। तो देखिए ये अणु है। ठीक है, MgCl2 क्या है, अणु है। इससे तो एक यौगिक भी है लेकिन अणु भी है। अणु किसको बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा परमाणु होना चाहिए। देखिए तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम का भी परमाणु है और क्लोरीन का भी परमाणु है। ठीक है, तो ये हो गया अणु आपका। फिर NaOH, Na में देखिए सोडियम का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु और हाइड्रोजन, तीन तत्वों का परमाणु इसमें एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी अणु है। उसके बाद H2O, ये भी अणु है। अब देखिए परमाणु क्या है, सिंगल अगर हम H लिखेंगे तो वो परमाणु होगा, Mg लिखेंगे तो वो परमाणु होगा, क्योंकि उसमें एक ही क्या है, एक ही उसमें कण है, एक ही परमाणु है। लेकिन वही अगर हम H2 लिख देंगे, H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2 लिखेंगे तो उसमें देखिए दो परमाणु आपस में जुड़ा हुआ है तो वो एक अणु है। ठीक है, उसके बाद Cl2 लिखेंगे तो उसमें देखिए क्लोरीन का दो परमाणु आपस में जुड़ा हुआ है, वो भी अणु है। इसी प्रकार से जिसमें 1 2 3 लगा हुआ है रहता है, सॉरी एक नहीं 2 3 4 कुछ लगा हुआ है तत्व के नीचे, वो वह अणु है। ठीक है, क्योंकि अणु में दो या दो से अधिक परमाणु होता है। आई होप आप अणु को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या है, आयन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है, आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ठीक है, आयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धन आवेशित आयन एवं ऋण आवेशित आयन। ठीक है, देखिए आयन क्या है, एक प्रकार का कण है। ठीक है, और कैसा कण है, ऐसा कण है जिस पर एक आवेश विद्यमान होता है, आवेश उपस्थित होता है, नेट मतलब कि शुद्ध आवेश विद्यमान होता है। ठीक है, उसी को हम लोग आयन बोलते हैं। और ये जो आयन है ये दो प्रकार के होते हैं, धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित आयन।
आप अगर एक कलम लेके या पेंसिल लेके अपने माथे के ऊपर में रब करेंगे यानी कि रगड़ेंगे, और रगड़ने के बाद अगर आप छोटे से पेज के टुकड़े को उठाने का प्रयास करेंगे तो उठ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग रब करते हैं अपने बालों पर, अपने कंघी या तो फिर कलम या तो फिर पेंसिल को, तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि उसमें आयन उत्पन्न होता है, ठीक है। और आपको बता देना चाहते हैं कि आयन जो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आयन यानी कि धनात्मक यानी कि धन वाला, ठीक है, यानी कि प्लस वाला चार्ज, धन आवेशित आयन जिसको बोल सकते हैं, और एक ऋणात्मक यानी कि ऋण आवेशित आयन। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, प्लस वाला माइनस को आकर्षित करता है। तो देखिए जैसे हम लोग माथा में रगड़ते हैं तो उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, और कॉपी में माइनस चार्ज, यानी कि कॉपी का पेज में, सॉरी, कॉपी का जो छोटा सा पेज का टुकड़ा होता है उसमें माइनस चार्ज रहता है, यानी कि माइनस आवेश रहता है। तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से टच में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है और सट जाता है। तो चलिए अब हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं इस वीडियो में। देखिए क्या है रासायनिक सूत्र लिखना, यानी कि आज की इस वीडियो में हम रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सीखेंगे, ठीक है। और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि रासायनिक सूत्र लिखना अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सभी तत्वों का, जिन जिन तत्वों का आप तत्वों से मिलकर यौगिक का जो सूत्र होता है उनको लिखना चाहते हैं, तो उनका तत्वों का जो प्रतीक है वो और तत्वों का जो संयोजकता होता है वो दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ से तत्वों का प्रतीक और तत्वों का संयोजकता खोजेंगे, तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम तत्वों का प्रतीक, उसका संयोजकता, साथ ही साथ इन सब वीडियो में हम उसका और सारा चीज़ भी बताए हैं, जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिलहाल हम इसमें फोकस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रासायनिक सूत्र लिखना किस तरह से आप सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको 3 स्टेप का पालन करना है। 3 स्टेप में आप रासायनिक सूत्र को लिखेंगे किसी भी यौगिक का। फिलहाल अभी हम सामान्य यौगिक यानी कि सरल यौगिकों को सूत्र लिखने के लिए आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर उदाहरण लिए 1 नंबर में हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम को पकड़ना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या क्या चीज़ है। तो हाइड्रोजन है, और क्लोराइड मतलब क्या होता है, तो क्लोरीन, यानी कि इसमें 2 चीज़ है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोराइड, ठीक है, मतलब कि क्लोरीन है दूसरा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दिया तत्वों का प्रतीक, यानी कि H और Cl। H है हाइड्रोजन का और क्लोराइड का है Cl, ठीक है, यानी कि क्लोरीन है ये, क्लोराइड को क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है। अब तत्वों का संयोजकता उसके जस्ट नीचे सीधा सीधा में लिखना है आपको। हाइड्रोजन का भी संयोजकता होता है 1 और क्लोरीन का भी संयोजकता होता है 1। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिस प्रकार से आप गणित में करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन वाला के पास क्लोरीन का संयोजकता ट्रांसफर हो जाएगा और क्लोरीन के पास हाइड्रोजन का संयोजकता ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि जब भी संयोजकता 1 रहेगा तो संयोजकता नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जब दोनों तरफ समान संयोजकता रहेगा, 1-1, 2-2, 3-3 या 4-4, तो संयोजकता आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर 1-1 भी देख रहे हैं, ये आपस में कैंसिल आउट होकर यहाँ पर क्या लिखाएगा, कुछ नहीं। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, HCl, ओनली फॉर HCl, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए अब और एक एग्जाम्पल से समझते हैं सूत्र को कैसे लिखा जाता है। देखिए दूसरा में क्या लिए हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का संकेत सबसे पहले लिखें, यानी कि सबसे पहले तत्वों का प्रतीक, ठीक है, H, और उसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड का प्रतीक यानी कि संकेत होता है H, ठीक है। सल्फाइड मतलब कि सल्फर, सल्फाइड मतलब सल्फर। अब देखिए हाइड्रोजन का संयोजकता H के नीचे लिखा गया है 1 और सल्फर के नीचे उसका संयोजकता लिखा गया है 2, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम करेंगे, H वाला के पास सल्फर का संयोजकता जाएगा और S वाला के पास हाइड्रोजन का संयोजकता जाएगा, यानी कि संयोजकता का आदान प्रदान होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के पास क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से S वाला संयोजकता जाएगा और सल्फर के पास H वाला। तो यहाँ पर संयोजकता आपस में 1 और 2 का आदान प्रदान हो जाएगा। लेकिन जब इसका सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर देखें नीचे कैसे लिखे हैं, H के पास 2 लिखे हैं और H के पास 1 नहीं लिखे हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि H मतलब कि एक नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 2 3 4 5 जितना होता है वही लिखा जाता है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 1 2 3 नीचे जो भी संयोजकता लिखा जाएगा वो हमेशा इस प्रकार से, जिस तरह H2 नीचे लिखा गया है 2, उस तरह से इसको नीचे लिखना है, बराबर में नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए अब हम एक यौगिक का निर्माण करेंगे, यानी कि यौगिक का सूत्र का निर्माण करेंगे, जिसमें कि हम बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिक को लिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या लिए हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए एल्यूमिनियम मतलब तो एल्यूमिनियम आप भी समझते हैं और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ठीक है।
जितना भी ये ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब सिंपल सा नाम है। जैसे ऑक्साइड को ऑक्सीजन है, ठीक है, और क्लोराइड का क्लोरीन है। तो देखिए यहाँ पर तत्व का प्रतीक सबसे पहले लिखें Al और O। एल्यूमिनियम का होता है Al और ऑक्सीजन का होता है O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संयोजकता लिखे हैं, क्योंकि ये सब बहुपरमाणुक आयन है इसलिए इसको प्लस और माइनस के साथ हमको दर्शाना पड़ा है। देखिए सबसे पहले आप एल्यूमिनियम को ध्यान दीजिए कि इसका संयोजकता होता है +3, ठीक है, यानी कि 3+, और ऑक्सीजन का होता है 2-, ठीक है, इसलिए इसका लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस किया गया है, ठीक है, एल्यूमिनियम का संयोजकता ऑक्सीजन के पास गया है और ऑक्सीजन का संयोजकता एल्यूमिनियम के पास आया है, और इस प्रकार से हम नीचे इसका सूत्र लिखे हैं Al2O3, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं बहुपरमाणुक आयन वाला। तो चलिए देखते हैं चौथा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम मतलब तो कैल्शियम और ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम तत्वों का प्रतीक लिखे हैं, कैल्शियम के लिए Ca और ऑक्सीजन के लिए O। अब देखिए इसका संयोजकता लिखे हैं, कैल्शियम का होता है 2+ और O का होता है यानी कि ऑक्सीजन का होता है 2-, ठीक है। अगर आप अभी तक सही में संयोजकता निकालने नहीं सीखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप सीख सकते हैं आसान भाषा में, ठीक है। तो इसका सूत्र देखिए क्या बन गया। इसका सूत्र बनाने के लिए ये आपको पता होगा कि जब भी किसी तत्व का संयोजकता एक समान होता है तो आपस में वो कैंसल आउट हो जाता है। देखिए कैल्शियम का संयोजकता 2+ और ऑक्सीजन का भी 2-, तो जब भी समान संयोजकता होता है तो वो कट जाता है, ठीक है, और आपस में 0 बन जाता है। तो इसलिए इसका सूत्र बन गया CaO, केवल और केवल CaO। 2 ट्रांसफर नहीं होता है जब समान रहता है तो, ठीक है। चलिए इतना हो गया। चलिए और एक यौगिक हम देख लेते हैं, यानी कि और एक यौगिक का सूत्र लिखना, ठीक है, जिसका नाम है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। देखिए इस प्रकार के यौगिकों का भी लिखने का एक अलग तरीका है, ठीक है, जिसको आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहले इसका नाम देखिए अमोनियम सल्फेट। इसका सूत्र क्या है, तो NH4 है अमोनियम का संकेत, यानी कि सूत्र भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। NH4 है किसका, अमोनियम का, और सल्फेट का होता है SO4, ठीक है। अब देखिए इसका संयोजकता क्या है अमोनियम का, तो ये होता है +1 यानी कि 1+, ठीक है, और सल्फेट का होता है -2, ठीक है, यानी कि 2- इसको बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सूत्र इसका क्या लिखे हैं, तो देखिए NH4 का जो संयोजकता है वो चला जाएगा SO4 के पास, यानी कि सल्फेट के पास, ठीक है, और जो सल्फेट का संयोजकता है -2 वो आ जाएगा अमोनियम के पास। सेम टू सेम वही काम हुआ है। देखिए NH4 लिखें और 2 हम ऐसे ही नहीं लिखे, उसको ब्रैकेट में लिखें ताकि वो जो 2 है वो H के लिए भी रह सके और N के भी लिए भी रह सके। अगर ऐसे ही 2 लगा देंगे तो वो फिर 4 से गुना होके 4 से मल्टीप्लाई होके H का हो जाएगा, लेकिन H और N दोनों का हो इसलिए हम ब्रैकेट दे के लिखें। बस यहीं पर आपको समझना है कि अगर कोई संयोजकता किसी यौगिक के दोनों तत्वों के पास जा रहा है तो उसको हमको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, सॉरी ब्रैकेट के बाहर लिखना है, ब्रैकेट को दे के लिखना है, ठीक है। और SO4 के पास एक गया संयोजकता जो कि नहीं लिखा जाता है, एक को नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अब आप देख लिए कि रासायनिक सूत्र लिखना किस प्रकार से बहुत ही आसान है और आप समझ भी गए होंगे कि कैसे लिखना है इसको। तो चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आणविक द्रव्यमान क्या है। देखिए आणविक द्रव्यमान का पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल की मदद से बहुत सारे यौगिकों का आणविक द्रव्यमान आपको निकालने के लिए समझाएंगे और बताएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, किसी पदार्थ के सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसे U से व्यक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल वे में लिखा गया है कि किसी पदार्थ के सभी संगठक, संगठक का मतलब है कोई भी पदार्थ जिससे मिलकर बना हुआ है, सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसका मतलब है कोई भी पदार्थ, जैसे कि हम एग्जांपल अभी H2SO4 का लेंगे, ठीक है। H2SO4 जिससे मिलकर बना है, H2SO4 किससे किससे मिलकर बना है, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 ये हाइड्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो यही इसका क्या हो गया, संगठक, ठीक है। अब देखिए किसी पदार्थ के सभी संगठक यानी कि हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तीनों का परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको जब हम लोग जोड़ देंगे, उसका जब हम लोग योग करेंगे, वही होता है आणविक द्रव्यमान। हालांकि आपको 11 और 12 क्लास में आणविक द्रव्यमान याद करना पड़ जाएगा सभी यौगिकों का, लेकिन अभी आपको निकालने के लिए सीखना है कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आणविक द्रव्यमान। तो चलिए सबसे पहले निकालने के लिए आपको समझाते हैं, फिर आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे। चलिए अब हम समझाएंगे आपको H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, जिससे कि आपको आणविक द्रव्यमान का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।
देखिए सबसे पहले आणविक द्रव्यमान को निकालने के लिए सीख लेते हैं। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम जो भी तत्व है यौगिक के रूप में, ठीक है, उसके सबसे पहले हम परमाणु द्रव्यमान को लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है, एच मतलब कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिख दिए एक। फिर सल्फर है यानी कि एस, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। फिर ओ है यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इतना करना है। उसके नेक्स्ट में क्या करना है, आपको लिख देना है H2SO4 यानी कि जिस यौगिक का या जिस पदार्थ का आप निकाल रहे हैं। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान इज इक्वल टू, देखिए यानी कि बराबर, देखिए क्या लिखना है। देखिए आपको ध्यान देना है कि H2SO4, हम आणविक द्रव्यमान में पढ़े हैं कि आणविक द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का जो परमाणु है उसी परमाणु का जोड़ होता है, उसी परमाणु का योग होता है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 परमाणु के रूप में है, यानी कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं और गुना में लिखे हैं एक। एक क्या है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है। आपको समझ जाना है कि तत्व के साथ जितना 2 3 4 5 एक छोड़ के 2 3 4 5 जो भी लगा हुआ है उसको गुना करना है उसके परमाणु द्रव्यमान से। तो 2 गुना उसका परमाणु द्रव्यमान 1, ठीक है। अब देखिए दूसरा तत्व जा रहे हैं इसलिए इसको जोड़ का चिन्ह दे दिए। सल्फर में 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 रहता है, और 1 का अगर हम गुना करेंगे किसी भी संख्या से तो वो वही संख्या रहेगा, इसलिए सल्फर का परमाणु द्रव्यमान को सीधे से लिख दिया गया है 32, ठीक है। फिर से दूसरा तत्व में जा रहे हैं ऑक्सीजन में। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना परमाणु के रूप में है, तो 4 परमाणु, यानी कि ऑक्सीजन के पास यहाँ 4 परमाणु है, इसलिए 4 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लिख दिए 16, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए इन सबको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 एकम 2 सबसे पहले गुना का काम, फिर प्लस 32, फिर प्लस 16 चौका 64, इस प्रकार से इसको जब जोड़ देंगे तो 98U इसका आ जाएगा आंसर। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आणविक द्रव्यमान निकलता है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आपको रिमेन करा देते हैं। किसी भी पदार्थ का जो परमाणु है और जितना परमाणु है वही उसी परमाणु का द्रव्यमान को जब जोड़ देते हैं तो वही होता है आणविक द्रव्यमान। तो चलिए अब हम एक अन्य टॉपिक देखते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है। जिस प्रकार से अभी हम आणविक द्रव्यमान निकाले हैं उसी प्रकार से सूत्र इकाई द्रव्यमान निकलेगा। बस सूत्र इकाई द्रव्यमान में एक यौगिक नहीं होगा, एक से ज़्यादा यौगिक होगा, 2 यौगिक होगा या 4 यौगिक होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले किसका उदाहरण लिए हैं, CaCO3 प्लस H2O प्लस SO2। देखिए यही एक सूत्र है, ठीक है। इसका द्रव्यमान निकालने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है, CaCO3 और H2O और HSO2, ठीक है, तीनों का आणविक द्रव्यमान निकाल के आपस में जोड़ देना है। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हम इस वीडियो में एक शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी तत्व दिया हुआ है सबका नाम लिख लेना है और उसका परमाणु द्रव्यमान को लिख लेना है। देखिए जैसे कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, फिर क्या है कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, फिर क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, फिर H2O में H मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 1, फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान देखिए लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे हैं। फिर सल्फर, सल्फर का भी लिख चुके हैं, सॉरी सल्फर का नहीं लिखे, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32, फिर ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का तो एक बार लिख चुके हैं फिर दोबारा नहीं लिखे हैं। चलिए इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछला में हम लोग किए थे। सबसे पहले देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 40, तो 40 लिख दिए। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कैल्शियम में कुछ भी लगा हुआ नहीं है। प्लस देखिए क्या लिखे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 12, ठीक है। प्लस देखिए ऑक्सीजन, लेकिन देखिए ऑक्सीजन के साथ 3 लगा हुआ है इसलिए 3 गुना 16। इसी प्रकार से देखिए प्लस देखिए H2O में से H2O का देखिए क्या लिखे हैं 2 गुना 1, यानी कि हाइड्रोजन के साथ 2 है, फिर क्या लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ 16, ठीक है। फिर प्लस देखिए SO2 में 32 प्लस ऑक्सीजन का 2 गुना 16, इस प्रकार से लिख दिए। अब जब इतना का कैलकुलेशन किया जाएगा तो ऊपर में देखिए इसका कैलकुलेशन करने पर 182U आएगा, और यही आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान का उत्तर यानी कि आंसर होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मोल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं। देखिए ये 10 नंबर का क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझेंगे उदाहरण के साथ। चलिए पढ़ते हैं पहले कि मोल क्या है। कहता है मोल किसी परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, मतलब 6.022 × 10⁻23 होता है। आपको सिंपल सा समझना है कि मोल क्या है,
तो मोल एक प्रकार का संख्या है। क्या है? संख्या है, जो किसके बराबर होता है? तो किसी भी परमाणु का, अणु का, आयन का या तो फिर कण का जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होता है उसी के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16, तो उसका मोल कितना हो जाएगा? 16। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको निकाल के समझते हैं कि किस प्रकार से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है? द्रव्यमान से मोल ज्ञात करें। देखिए अभी जो प्रश्न हम हल करेंगे उसमें दिया हुआ रहेगा किसी भी तत्व का द्रव्यमान। ठीक है, और उस द्रव्यमान संख्या से हमको निकालना है मोलों की संख्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जैसे कि दिया है 52 ग्राम हीलियम। ठीक है, क्या दिया है? 52 ग्राम हीलियम। 52 ग्राम हीलियम में कितना मोल होगा वही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान, मतलब कि जितना द्रव्यमान दिया है उसको 52 ग्राम। उसके बाद लिखेंगे हीलियम का परमाणु द्रव्यमान। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4U होता है। ठीक है, 4U लिख दिए। अब देखिए तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है, लेकिन मोलर द्रव्यमान सॉरी मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, उसमें हीलियम का मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, यानी कि जिसका हम निकालेंगे उसका मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना है? 4 ग्राम। ठीक है, जितना परमाणु द्रव्यमान रहेगा उतना ही मोलर द्रव्यमान रहेगा। मोलर द्रव्यमान रहता है ग्राम में और परमाणु द्रव्यमान यू में। ठीक है, तो चलिए ये हो गया इतना। अब देखिए इसको जब हम दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान करेंगे, यानी कि 52/4, जब दोनों को भागा देंगे तो आएगा आपका 13 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अभी तक हम लोग परमाणु द्रव्यमान से, यानी कि जो भी तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान से मोलों की संख्या निकालने के लिए सीखे हैं। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और मोलर द्रव्यमान और मोलों की संख्या साथ ही साथ आणविक द्रव्यमान वाला सवाल को हम दूसरे वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बनाएंगे, जिसमें कि हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।